मुंबई ब्लू मून होटल, मुंबई के 7 स्टार होटल ब्लू मून होटल के नाइट क्लब में पार्टी चल रही थी कि तभी लड़खड़ाते कदमों के साथ नाइट क्लब के पिछले दरवाजे से एक लड़की बाहर आई और वो लड़खड़ाते हुए होटल की गैलरी में चलने लगी। उसने बड़बड़ाते हुए कहा, ब्लैक ड्रेस के साथ मास्क पहना हुआ। हाँ, ब्लैक ड्रेस और मास्क, ब्लैक ड्रेस और मास्क। वह लड़की एक ही बात को बार बार दोहराए जा रही थी और अचानक से उसका सिर चलते हुए किसी सख्त चीज से जा टकराया और वह अपना संतुलन खोकर पीछे की ओर गिरने लगी। गिरने के डर से उसने अपनी आंखें कसकर बंद कर ली, लेकिन काफी देर तक जब उसे दर्द का एहसास नहीं हुआ तो उसने धीरे धीरे अपनी तारों की तरह टिमटिमाती खूबसूरत आंखों को खोलकर सामने देखा। एक बेहद खूबसूरत कद काठी और मजबूत शरीर के आदमी उसे इस वक्त अपनी बाहों में संभाला हुआ था और अगर वह ऐसा नहीं करता तो वह इस वक्त नीचे गिरी हुई होती। सामने उस आदमी को देख उस लड़की के खूबसूरत होठों से निकला, किडनैप मी। ब्लैक बिजनेस सूट और चेहरे पर मास्क लगाए वह शख्स जो कि उसे एकटक देख रहा था, उसकी भौहें उसके शब्दों को सुन ऊपर की ओर मुड़ गई और फिर उसने एक गहरी नजर अपनी बाहों में झूलती लड़की पर डाली। ब्लैक बॉडी कॉन ड्रेस जिसमें उस लड़की का कमाल का फिगर किसी के भी होश उड़ाने के लिए काफी था और उसका वह दूध सा सफेद रंग जो कि गहरी काली रात में भी चांद सा चमक रहा था और उसकी वह समुद्र सी गहरी नीली आंखें जिनमें मदहोशी छाई हुई थी। किडनैप मी। इस लड़की को देख और इसके कहे शब्दों को सुन जितना हैरान वह शख्स था, उससे कहीं ज्यादा हैरान उस शख्स के आसपास मौजूद उसका असिस्टेंट और उसके बॉडीगार्ड थे। उन सभी का तो अपने बॉस की बाहों में झूलती उस लड़की को देखना किसी अजूबे से कम नहीं था और जब उनके कानों में किडनैप मी ये शब्द पड़े तो उनकी तो हैरानी की कोई सीमा ही नहीं रही। वे सब मुंह फाड़े उनकी ओर ही देखते रहे। उस शख्स को अपनी ओर एक टक देखता पाकर उस लड़की ने कहा, देखो मिस्टर, मैं बहुत सुंदर हूं। नहीं नहीं, मैं तो सबसे सुंदर हूं। मुझे पता है कि तुम मुझे देखकर अपनी नजरें मुझ पर से हटा नहीं पा रहे हो, लेकिन तुम यहां पर मुझे किडनैप करने आए हो तो पहले अपना काम करो और फिर मुझे आराम से ताड़ लेना, ओके? यह कहकर वह अपने सफेद मोतियों से दांत उसे दिखा देती है। उस लड़की की बात सुनकर उस आदमी ने एक नजर उस लड़की को देखा और फिर कुछ सोचकर उसके होंठों पर एक रहस्यमयी मुस्कान आ गई। उस शख्स ने उस लड़की को सीधा खड़ा किया, लेकिन उसके लड़खड़ाते कदमों और असंतुलित होते शरीर को देखकर उसने उस लड़की की कमर में अपना हाथ डालकर एक झटके में उसे अपने करीब खड़ा कर लिया। इतनी देर से खामोश उस आदमी ने अब जाकर अपने होंठों को खोला। उसने कहा, क्या तुम सच में चाहती हो कि मैं तुम्हें किडनैप कर लूं? उस आदमी की बात सुनकर अपनी नशीली आंखों से उस लड़की ने उस आदमी को एक नजर ऊपर से नीचे तक अच्छे से देखा और फिर हां में अपना सिर हिला दिया, जैसे वह सुनिश्चित कर रही हो कि हां, वह यही चाहती है। उस आदमी ने उस लड़की के गालों पर आते हुए बालों की एक लट को बड़ी नाजुकता से उसके कान के पीछे किया और फिर उसके चेहरे के पास झुकते हुए कहा, अगर तुम मुझसे यही चाहती हो तो ठीक है, लेकिन एक बार सोच लो, क्या तुम सच में चाहती हो कि मैं तुम्हें अपने साथ लेकर जाऊं? क्योंकि तुम जाओगी तो अपनी मर्जी से। लेकिन इससे पहले कि वह अपनी बात पूरी करता, उस लड़की ने उस आदमी से कहा, हां, मैं यही चाहती हूं और इसकी ही तो तुमसे डील हुई थी। अब तुम ये फालतू के सवाल करके मेरा वक्त बर्बाद मत करो और चलो यहां से, वरना कोई आ जाएगा। उस लड़की ने आसपास देखते हुए बात कही थी, जैसे उसे किसी के वहां आने का डर हो। और डील की बात सुनकर उस आदमी की आंखें पहले से भी ज्यादा खतरनाक हो गईं। उसने उस लड़की से कहा, यह तुम क्या? अभी वह कुछ बोल पाता कि उसने देखा वह लड़की पूरी तरह से नशे की हालत में बेहोश होकर उसके ऊपर लुढ़क चुकी थी। उस आदमी ने एक नजर उस लड़की को देखा और फिर उसे अपनी बाहों में उठा लिया। उसके बॉडीगार्ड और उसके असिस्टेंट के मन में ढेरों सवाल तो थे, लेकिन उनकी हिम्मत अपने बॉस से कुछ भी पूछने की नहीं थी। और तभी उन्हें किसी के कदमों की आहट अपनी ही ओर आते हुए सुनाई दी। कुछ ही देर बाद 8 से 10 बॉडीगार्ड उस गैलरी में किसी का नाम लेकर उसे ढूंढते रहे थे। उनके चेहरे पर परेशानी की लकीरें उभर आई थी और डर के मारे उनकी सांसें उनके हलक में अटक चुकी थी। कुछ समय बाद मुंबई ब्लू मून होटल के नाइट क्लब के अंदर एक लड़की और एक लड़का एक दूसरे की बाहों में बाहें डालकर डांस फ्लोर पर डांस कर रहे कि तभी वह लड़की उस लड़के के बेहद करीब आते हुए बोली, तुम्हें पता है उष्ब,
आज मैं बहुत खुश हूं। ये बोलकर उसने अपने सामने खड़े लड़के, जिसका नाम ऋषभ बजाज था, के गालों पर एक किस कर दी। ये होते ही ऋषभ ने उस लड़की को और भी करीब करते हुए उसके होंठों के पास आते हुए कहा, अच्छा तो मुझे भी बताओ कि आखिर मेरी ईरा आज इतनी खुश क्यों है? क्योंकि कुछ दिनों से मैं जिस ईरा कपूर को देख रहा हूं, वह तो मेरे पास आने पर मुझे सीधा इग्नोर कर देती थी, और आज सामने से मुझे इतनी अटेंशन दे रही है। अरे वाह, आखिर ऐसा भी क्या हो गया? ईरा ने अपनी दोनों बाहें ऋषभ के गले में डाली और उसके पास आते हुए कहा, कुछ नहीं, बस ऐसे ही समझ लो कि आज मेरा मूड अच्छा है। यह कहते हुए उसकी आंखों में कुछ अलग सा था। ऋषभ ने उसे किस करते हुए कहा, ऐसी बात है तो चलो अब मेरा भी मूड थोड़ा सा अच्छा किया जाए। यह बोलकर वह ईरा को शिद्दत से चूमने लगा। ईरा अपने मन में सोचते हुए बोली, हाँ ऋषभ, आज मैं बहुत खुश हूं, क्योंकि मैंने अपने रास्ते के कांटे को हमेशा हमेशा के लिए अपनी जिंदगी से निकाल फेंका है। वे दोनों एक दूसरे में खोए हुए डांस कर रहे थे और बाहर बॉडीगार्ड एक दूसरे को परेशानी से देख रहे थे। उनमें से एक ने कहा, अगर हमने इनाया मैम को नहीं ढूंढा तो आज हम में से कोई भी जिंदा नहीं बचेगा। इस पर दूसरे बॉडीगार्ड ने कहा, हम ऐसे हार नहीं मान सकते, हमें इनाया मैम को ढूंढना ही पड़ेगा। एक काम करते हैं, हम सभी इस होटल के एक एक हिस्से को अच्छे से छान मारते हैं। वहीं दूसरी तरफ कार में वह आदमी बेहोश हुई लड़की को अपनी बाहों में लेकर कार की बैक सीट पर बैठा हुआ था। उस लड़की का सिर अपनी गोद में लिए हुए वह उसे बहुत ही प्यारी नजरों से देख रहा था। उसकी आंखों में कुछ तो अलग सा था, कुछ अनकहे से एहसास नजर आ रहे थे। उस लड़की के बाल उसके चेहरे पर आ रहे थे, जिन्हें अपने हाथों से बड़े ही प्यार से पीछे की ओर हटाते हुए वह लड़का उस लड़की के चेहरे को बहुत ही ध्यान से देख रहा था। उस लड़की का वह मासूम सा चेहरा देखकर उसे उस लड़की की कही हुई बात याद आई, किडनैप मी। इस बात को याद कर उसके होठों पर एक छोटी सी मुस्कान आ गई, लेकिन फिर अचानक कुछ याद उसके चेहरे पर एक अलग ही भाव आ गए। उसने अपनी आंखें बंद की और किसी गहरी सोच में डूब गया। वही पैसेंजर सीट पर बैठा उस आदमी का असिस्टेंट मिरर से उन दोनों को देख रहा था। अपने बॉस को लगातार उस लड़की के चेहरे को एकटक देखते पाकर उसकी हैरानी का कोई ठिकाना नहीं था। उसने मन में सोचा, आखिर यह हो क्या गया है बॉस को? जो इंसान किसी लड़की की तरफ एक नजर भी नहीं उठाता था, वह आज किसी लड़की को अपनी बाहों में लिए बैठा है। मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा कि जो मैं देख रहा हूं वह सच है या सपना। लगता है मुझे आज बिना पिए ही चढ़ गई है। वहीं उसके साथ बैठा ड्राइवर भी अपनी चोर नजरों से अपने बॉस की इन हरकतों को नोटिस कर रहा था। उसने इशारों इशारों में अपने साथ बैठे असिस्टेंट से पूछा, क्या तुम भी वही देख रहे हो जो मैं देख रहा हूं, या सिर्फ मुझे ही कोई भ्रम हो रहा है? कहीं ये हमारे बॉस का कोई हमशक्ल तो नहीं? ड्राइवर के इशारों को समझते हुए असिस्टेंट ने भी इशारों इशारों में उसे यह बताया, नहीं, उनके खड़ूस बॉस के जैसा इस दुनिया में कोई दूसरा हो ही नहीं सकता। वह एक ही पीस है जिन्हें भगवान ने बनाया है, तो यह उनका हमशक्ल हो सकता है। इस ख्याल को तो तुम अपने दिमाग से निकाल ही दो। असिस्टेंट की इशारों में कही हुई बात को समझकर ड्राइवर ने भी निराशा से अपने कंधे उचकाए और अपनी ड्राइविंग पर ध्यान देने लगा। सड़क पर चलते हुए उनकी लग्जरी गाड़ी एक खाली मैदान में आकर रुकी। उसके ठीक सामने हेलीपैड पर एक हेलीकॉप्टर तैयार खड़ा था। गाड़ी रुकते ही पीछे चल रही सारी गाड़ियां जिनमें बॉडीगार्ड्स थे एक साथ रुकी। सभी गाड़ियों से पेंटुडिस बॉडीगार्ड्स बाहर निकले और उन्होंने अपने बॉस की गाड़ी को पूरी तरह से कवर कर लिया। वे सभी अपनी चील सी आंखों से आसपास की जगह की सुरक्षा का मुआयना करने लगे। जब उन्हें तसल्ली हो गई तो उन्होंने ब्लूटूथ की मदद से असिस्टेंट को बाहर आने के लिए कहा, एवरीथिंग इज अंडर कंट्रोल। अब बॉस बाहर आ सकते हैं और हेलीकॉप्टर टेक ऑफ के लिए बिल्कुल रेडी है। बॉडीगार्ड के लीडर से मिले इस मैसेज को सुनकर असिस्टेंट ने कार का दरवाजा खोलकर उसे बाहर निकाला। फिर उसने जल्दी से पीछे का दरवाजा खोला और वह आदमी उस लड़की को अपनी बाहों में लेकर गाड़ी से बाहर आया। बाहर आते ही सभी बॉडीगार्ड अपने बॉस को कवर करते हुए उनके आसपास सुरक्षा घेरा बनाकर आगे बढ़ने लगे। हेलीकॉप्टर के अंदर बैठते हुए उस आदमी ने अपने असिस्टेंट से कहा, निखिल, तुम्हें पता है कि तुम्हें अब क्या करना है? अपने बॉस की यह बात सुनकर निखिल जल्दी से बोला, यस बॉस, आप बिल्कुल निश्चित रहिए,
मैं यहां पर सब कुछ संभाल लूंगा। और इसी के साथ वह हेलीकॉप्टर उन दोनों को लेकर हवा में एक ऊंची उड़ान के साथ उड़ गया। कुछ समय बाद ठाकुर पैलेस, एक बेहद खूबसूरत महल जिसका नाम खूबसूरती से सुनहरे अक्षरों में ठाकुर पैलेस लिखा हुआ था, उस महल के अंदर एक साथ कई लग्जरी कारें आकर रुकती हैं। फिर एक आदमी गाड़ी की आगे वाली सीट से जल्दी बाहर आकर गाड़ी का पिछला दरवाजा खोलता है। अपनी बाहों में किसी बेशकीमती खजाने की तरह एक खूबसूरत लड़की को संभाले मास्क पहने वह शख्स बाहर आता है और महल के अंदर जाने लगता है कि तभी एक दमदार आवाज सुनकर उसके कदम वहीं के वहीं रुक जाते हैं। वहीं रुक जाओ। उस आवाज को सुनकर उस शख्स ने अपने सामने एक 50 से 55 साल के आदमी को खड़ा पाया, जिनकी अभिव्यक्ति बेहद दमदार और शाही थी। उस आदमी ने पहले ध्यान नहीं दिया, लेकिन अब उसकी नजर उस शख्स की बाहों में मौजूद उस लड़की पर गई, जो इस वक्त नशे के कारण बेहोश थी। ये नजारा देखकर उस आदमी ने अपने सामने खड़े उस शख्स से सवाल किया, जो उस लड़की को अपनी बाहों में संभाले खड़ा हुआ था, आखिर यह सब क्या है और यह लड़की कौन है? अपने सामने खड़े उस आदमी को देखकर दरवाजे पर खड़ा हुआ वह शख्स एक बार उसकी गुस्से से लाल आंखों में देखता है, लेकिन फिर अपनी नजरें फेरते हुए बिना कोई जवाब दिए वह सीढ़ियों से ऊपर की ओर चला जाता है। उस शख्स का यह बर्ताव उस आदमी के गुस्से को और बढ़ा देता है और वह गुस्से से अपनी मुट्ठियां भींचते हुए उसे सीढ़ियों से ऊपर जाते हुए देखता रहता है। वहीं हॉल में खड़ा वह इंसान गुस्से में अपने दांत किटकाते हुए अपने मन में कहता है, आखिर यह लड़का अपने आप को समझता क्या है? तभी उसकी नजर दरवाजे के पास खड़े बॉडीगार्ड रुद्र पर गई। उसने उसे अपने पास बुलाते हुए कहा, रुद्र, इधर आए और हमें बताए कि आखिर वह लड़की कौन थी जिसे लेकर आपके बॉस यहां आए हैं। उस आदमी की बात सुनकर पहाड़ जैसे मजबूत रुद्र भी घबराते हुए सोचने लगा, आखिर मैं बड़े ठाकुर को क्या बताऊं कि बॉस के साथ वह मैडम कौन है? रुद्र इतना परेशान इसलिए था क्योंकि उसे खुद नहीं पता था कि उसके बॉस के साथ वह लड़की कौन है। रुद्र को चुप खड़ा देख बड़े ठाकुर ने उसे अपनी गुस्से से लाल आंखों से घूरते हुए कहा, तुम खड़े खड़े मेरी शक्ल क्या देख रहे हो? मैंने तुमसे कुछ पूछा है, मुझे जवाब चाहिए। महल के शांत माहौल में बड़े ठाकुर की बुलंद आवाज सुनकर आसपास काम कर रहे सभी नौकरों का ध्यान उनकी ओर चला गया। रुद्र ने गहरी सांस ली और फिर जवाब दिया, मुझे माफ करें बड़े ठाकुर, लेकिन मुझे सच में नहीं पता कि बॉस के साथ वह लड़की कौन है। रुद्र की बात सुनकर बड़े ठाकुर ने अपना सिर निराशा से हिलाया और वहां से होते हुए अपने कमरे की ओर चले गए। लेकिन तभी उन्होंने रुककर रुद्र से कहा, शौर्य से कहिए कि हम उन्हें स्टडी रूम में मिलना चाहते हैं, वह भी अभी। ये कहकर वे अपने कमरे में न जाकर स्टडी रूम की ओर बढ़ गए। वहीं दूसरी ओर वह शख्स उस लड़की को लेकर एक बेहद आलीशान कमरे के अंदर आता है और धीरे से उसे बेड पर सुला देता है। बेड पर लेटी हुई लड़की को गौर से देखते हुए उस शख्स के जहन में कुछ चल रहा था। वह धीरे से अपना एक हाथ उसके चेहरे की ओर बढ़ा रहा था कि तभी दरवाजे पर खटखटाहट की आवाज सुनकर उसका वह हाथ जो उस लड़की के चेहरे को छूने ही वाला था, हवा में ही रुक गया। उस शख्स ने अपनी नजरें उस लड़की से हटाई और तुरंत दरवाजे की ओर बढ़ गया। दरवाजे के पास जाकर उसने देखा तो वहां रुद्र खड़ा हुआ था। रुद्र ने अपने सामने खड़े शख्स को देखकर अपनी नजरें झुकाकर कहा, मुझे माफ करना सर, लेकिन बड़े ठाकुर नीचे स्टडी रूम में बुलाया है। रुद्र की बात सुनकर उस शख्स ने कहा, तुम जा सकते हो। अपने बॉस के ये शब्द सुनकर रुद्र वहां से तुरंत चला गया। एक नजर अपने बेड पर सो रही उस लड़की को देखकर वह शख्स सीढ़ियों से नीचे उतरकर स्टडी रूम की ओर बढ़ गया। स्टडी रूम के अंदर का माहौल काफी गंभीर था। एक तरफ किसी राजा की तरह बड़े ठाकुर शान से अपनी एंटीक चेयर पर बैठे हुए थे, तो वहीं उनके ठीक सामने अपने एक पैर पर दूसरा पैर रखकर बड़ी शान और घमंड से सोफे पर बैठा हुआ वह शख्स, जिसकी आंखों की गहराई किसी गहरे समुद्र की तरह थी, बेहद शांत बैठा हुआ था। बड़े ठाकुर ने गंभीरता से कहा, आखिर यह सब क्या चल रहा है? शौर्य, कह सकते हो कि वह लड़की जिसे तुम अपनी बाहों में उठाकर इस ठाकुर महल में लाए हो कौन है? उनके ये पूछने पर भी शौर्य, जो उनके सामने बैठा हुआ था, उसने कोई जवाब नहीं दिया। शौर्य को कुछ न बोलता देख बड़े ठाकुर ने कहा, शौर्य, हम तुम्हारे पिता हैं और हम तुमसे कुछ पूछ रहे हैं। क्या तुम हमें जवाब देना जरूरी नहीं समझते? यह सुनकर शौर्य ने उनकी ओर देखते हुए कहा, यह हमारी जिंदगी है।
और हम नहीं चाहते कि आप हमारी निजी जिंदगी में दखल दें, फिर चाहे आप हमारे पिता ही क्यों ना हो। और वैसे भी आपका इस चीज से कोई लेना देना नहीं है कि वह लड़की कौन है और क्यों हमारे साथ है। यह कहकर शौर्य वहां से उठकर दरवाजे की ओर जाने लगा। तभी बड़े ठाकुर गुस्से में उबलते हुए चिल्लाए, शौर्य, तुम भूल रहे हो कि हम तुम्हारे पिता हैं और हमें पूरा हक है यह जानने का कि तुम्हारी जिंदगी में क्या चल रहा है। यह सुनकर शौर्य ने एक अजीब सी मुस्कान लिए बड़े ठाकुर की ओर देखा और फिर कहा, पिता होने का हक अगर आप हमारे ऊपर न ही जताएं तो बेहतर होगा। यह कहते हुए शौर्य के होंठों पर मुस्कान तो थी, लेकिन उसकी आंखों की गहराई में कहीं छुपा हुआ दर्द भी नजर आ रहा था, जिसे छुपाने के लिए उसने अपना चेहरा दूसरी ओर मोड़ लिया। इसके आगे न तो शौर्य ने कुछ सुना और न ही कुछ कहा। वह सीधा तेज कदमों के साथ वहां से निकल गया। शौर्य को इस तरह से जाता हुआ देखकर बड़े ठाकुर गुस्से से अपनी मुट्ठी भींचे वहीं स्टडी रूम में खड़े रहे। चांदनी रात और बहती हुई ठंडी हवा, यह खूबसूरत नजारा किसी के भी दिल को सुकून देने के लिए काफी था। लेकिन इस वक्त इस खूबसूरत नजारे की ठंडक का भी शौर्य के जलते दिल पर कोई असर नहीं हो रहा था। कमरे की बालकनी में खड़े शौर्य ने एक नजर आसमान में चमकते चांद को देखा और फिर उसकी नजर कमरे के अंदर बेड पर सुकून से सोती हुई उस लड़की पर गई, जो खुद किसी चांद के टुकड़े से कम नहीं लग रही थी। उसकी ओर देखते हुए शौर्य के होंठों से एक धीमी सी आवाज निकली, इनाया। अगली सुबह, अक्सर लोगों की सुबह पंछियों की चहचहाहट से होती है। ठंडी ठंडी हवा से हिलते हुए कमरे के पर्दों से आती सूरज की सुनहरी किरणें हमारी प्यारी नींद को हमसे छीन लेती हैं। लेकिन इस तरह की सुबह तो कहानियों में काफी आम होती है ना? तो चलिए हम कुछ अलग करते हैं। अचानक गनशॉट की आवाज के साथ गहरी नींद में सोई हुई इंधराम की आवाज के साथ सीधा बिस्तर से नीचे फर्श पर गिर गई। मेरी कमर। अचानक नीचे गिरने की वजह से इनाया के मुंह से दर्द भरी चीख निकल गई। उसने अपनी आंखें कसकर बंद कर लीं और दर्द से कराहते हुए अपने हाथों से कमर को सहलाने लगी। किसी तरह उसने खुद को उठाने की कोशिश की। जैसे तैसे खड़े होने के बाद उसने राहत की सांस ली, लेकिन कमर का दर्द अभी ठीक से खत्म भी नहीं हुआ था कि उसने अपना सिर पकड़ लिया। अब मेरे सिर को क्या हो गया? ये सुबह सुबह क्यों फटा जा रहा है? इनाया ने धीरे धीरे अपनी आंखें खोलते हुए कहा, मारिया आंटी, आप कहाँ हैं? मुझे बहुत सिर दर्द हो रहा है। इतना कहते ही इनाया की नजर उस कमरे पर पड़ी जहां वह खड़ी थी। कमरे को देखकर उसके शब्द अधूरे रह गए। अपनी आंखें चौड़ी करते हुए और मुंह पर हाथ रखकर उसने धीरे से कहा, ये मैं कहाँ हूं? कौन सी जगह है ये? और मैं यहां क्या कर रही हूं? डरते हुए उसने खुद को देखा, आगे, पीछे, ऊपर और नीचे। सब कुछ अच्छे से परखने के बाद उसने चैन की सांस ली। शुक्र है। इतना कहकर उसने खुद को शांत किया ही था कि एक कान फाड़ने वाली आवाज ने उसकी रूह तक कंपा दी। उसने अपने दोनों हाथों से अपने कानों को कसकर ढक लिया और डर के मारे अपनी आंखें बंद कर ली। डर से कांपते हुए उसने फुसफुसाते हुए कहा, ये आवाज तो। इतना कहने की देर थी कि एक बार फिर वही आवाज सुनाई दी, जो उसे अंदर तक कंपकपाने के लिए काफी थी। उन गोलियों की आवाज से इनाया अपनी ही जगह पर जम गई थी। तभी किसी ने उसका कंधा छुआ और ये होते ही इनाया तेज चीख के साथ 2 फीट दूर उछल पड़ी। इनाया को इस तरह चीखता हुआ देख शौर्य, जो भी थोड़ी देर पहले ही कमरे में आया था, हैरान रह गया। थोड़ी देर पहले शौर्य शूटिंग रेंज में अपनी शूटिंग प्रैक्टिस कर रहा था। तो ये है वो महाशय जिनकी वजह से हमारी प्यारी इनाया इतना डर गई। उसे इनाया का ख्याल आने लगा, जिसकी वजह से वह अपने शूटिंग टारगेट पर ध्यान केंद्रित नहीं कर पा रहा था। इसीलिए उसने अपनी शूटिंग प्रैक्टिस बीच में ही रोक दी और अपने कमरे की ओर चल दिया। कमरे में आकर जब शौर्य की नजर इनाया पर पड़ी तो उसने उसे एक जगह पर डर से जमे हुए देखा। यह देखकर शौर्य को हैरानी हुई। वह तुरंत उसके पास गया। क्या हुआ? तुम ऐसे क्यों खड़ी हो? शौर्य ने इनाया से पूछा, लेकिन इनाया, जो इस वक्त गहरे सदमे में थी, उसने कोई जवाब नहीं दिया। इनाया की चुप्पी देख शौर्य ने धीरे से अपना हाथ उसके कंधे पर रखा। जैसे ही उसने इनाया का कंधा छुआ, इनाया डर से उछल पड़ी। इनाया को इस तरह डरते हुए देख शौर्य उसके पास गया और उसके दोनों कंधों को पकड़कर झंझोड़ते हुए बोला, तुम्हें हुआ क्या है? मुझे समझ नहीं आ रहा कि तुम इस तरह क्यों बर्ताव कर रही हो। अब वो बेचारी क्या ही बताए, गलती तो आपकी ही है मिस्टर। इनाया ने शौर्य के हाथों को हटाने की कोशिश करते हुए कहा, दूर।
दूर रहो, प्लीज मुझे छोड़ दो। मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? बोलो। यह कहते हुए उसके चेहरे पर डर और आंखों में आंसू थे। शौर्य की आंखों में हैरानी अब गुस्से में बदलने लगी। उसकी आंखें गुस्से से लाल हो गई। उसने अपनी पकड़ और मजबूत कर ली और उसे झंझोड़ते हुए बोला, होश में आओ तुम। शौर्य के झंझोड़ने और उसकी बात सुनकर इनाया ने अपनी भीगी पलकों को उठाया और पहली बार शौर्य को देखा। तुझे जो मैंने देखा, तुझे जो मैंने जाना, जो होश था वो तो गया। इनाया अचानक शौर्य की बाहों में निढाल होकर गिरने लगी। उसे यूं बेहोश होते देख शौर्य की गुस्से से लाल आंखें नरम पड़ गई और उनमें चिंता झलकने लगी। शौर्य ने तुरंत इनाया को अपनी बाहों में उठाया और उसे बिस्तर पर ले जाकर लिटा दिया। उसने अपने फोन से डॉक्टर को कॉल कर तुरंत ठाकुर पैलेस आने के लिए कहा। कुछ देर बाद एक महिला डॉक्टर इनाया की जांच कर रही थी। जांच के बाद उन्होंने शौर्य से कहा, शौर्य ये अब ठीक है, शायद तनाव की वजह से बेहोश हो गई थी। शौर्य ने इनाया को देखते हुए पूछा, उन टेस्ट की रिपोर्ट्स का क्या हुआ? डॉक्टर शालिनी, जो कि ठाकुर परिवार की फैमिली डॉक्टर थी, गंभीर स्वर में बोली, शौर्य, मुझे लगता है कि हमें इस बारे में बाहर चलकर बात करनी चाहिए। डॉक्टर को गंभीर होते देख शौर्य को अनहोनी का अंदेशा हो गया। उसने सहमति में सिर हिलाया और दोनों कमरे से बाहर चले गए। शाम का समय। इनाया ने धीरे धीरे अपनी आंखें खोली। घबराहट और डर से उसकी दिल की धड़कनें काफी तेजी से धड़क रही थी। उसने अपने आप को संभाला और धीरे से बिस्तर से उठ गई। कमरे में किसी को न पाकर उसने अपने आप से कहा, लगता है अभी यहां पर मेरे अलावा कोई नहीं है। चल इनाया, यही वक्त है यहां से निकलने का। इससे पहले कि कोई और यहां पर आ जाए, मुझे यहां से भागना ही होगा। यह कहकर इनाया अपने आसपास नजर डालते हुए बड़ी ही सावधानी के साथ दबे पांव कमरे के दरवाजे से निकल जाती है। कमरे के बाहर आकर जब उसकी नजर महल की साज सज्जा पर गई, तब उसे काफी हैरानी हुई। उसने कमरे की भव्यता पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया था, लेकिन अब उस भव्य राजसी महल को देख उसकी आंखें आश्चर्य से बड़ी हो चुकी थीं। उसने अपने मुंह को अपने हाथों से ढककर धीरे से फुसफुसाया, यह घर है या मैं किसी राजा के महल में आ गई हूं? अरे माना कि मेरे पापा एक करोड़पति हैं और हमारे पास बहुत सारे आलीशान बंगले और विला हैं, लेकिन वह महल इतना भव्य और शानदार था कि उसकी खूबसूरती किसी को भी मंत्रमुग्ध कर सकती थी। इनाया, होश में आओ। माना यह जगह बहुत ही खूबसूरत है, लेकिन मुझे नहीं लगता कि यहाँ के लोग भी इतने अच्छे होंगे। भूलो मत, आज सुबह क्या हुआ था। अरे जिस घर की सुबह की शुरुआत गोलियों की गड़गड़ाहट से होती हो, वहां के लोग पता नहीं कैसे होंगे। ये बोलते ही उसे सुबह का वह पल याद आने लगा जब उसने गोली चलने की आवाज सुनी थी, और फिर अचानक से उसकी आंखों के सामने किसी का अक्स आ गया, जिसे देखकर इनाया अपना सिर झटक देती है। फिर वह पिलर के पीछे छिपकर आसपास देखते हुए यहां से बाहर निकलने की योजना बनाने की सोच रही थी। वह किसी भी तरह यहां से जितना हो सके उतना जल्दी बस निकलना चाहती थी। आसपास किसी को भी न पाकर इनाया ने दरवाजे की ओर अपने कदम बढ़ा दिए, लेकिन उसने अपना कदम दरवाजे की चौखट पर रखा ही था कि वहीं मुंबई में कपूर मैंशन। पूरे कपूर मैंशन में डर का माहौल था। कपूर मैंशन के सभी गार्ड एक कतार में अपना सिर झुकाए हुए खड़े थे। उनके चेहरे पर निराशा साफ नजर आ रही थी। तो वहीं सोफे पर बैठा एक 50 से 55 साल का आदमी अपने हाथों की मुट्ठियों को कसे हुए गुस्से से उबल रहा था। तभी वहां पर उस आदमी का असिस्टेंट आकर बोला, आई एम सॉरी मिस्टर कपूर, लेकिन हम इनाया मैडम को नहीं ढूंढ पाए। यह कहते ही एक जोरदार आवाज के साथ सामने की टेबल का कांच हजारों टुकड़ों में टूटकर जमीन पर बिखर गया। कांच के टूटने की आवाज को सुनकर सभी का ध्यान मिस्टर कपूर की ओर चला गया, जो इस वक्त गुस्से से कांप रहे थे। मिस्टर कपूर ने अपने असिस्टेंट के गले को पकड़कर उसे हवा में 1 फुट ऊंचा उठाते हुए बेहद गुस्से में एक एक शब्द को चबाते हुए कहा, मुझे तुम्हारे एक्सक्यूज नहीं चाहिए। मुझे मेरी बेटी मेरे चाहिए, समझे? ये कहते हुए उनके हाथ की पकड़ असिस्टेंट की गर्दन पर कसती चली जा रही थी, जिसकी वजह से असिस्टेंट को सांस लेने में भी तकलीफ होने लगी थी। असिस्टेंट ने अपनी गर्दन छुड़ाने की कोशिश करते हुए कहा, सर सर प्लीज छोड़ दीजिए। हाँ, हम अपनी पूरी कोशिश कर रहे हैं। इनाया मैडम जल्दी ही मिल जाएंगी। मिस्टर कपूर ने एक झटके में असिस्टेंट की गर्दन से अपने हाथ को झटकते हुए उसे खुद से दूर धकेल दिया।
इस तरह धकेल दिए जाने पर असिस्टेंट धड़ाम की आवाज के साथ नीचे फर्श पर जा गिरा। अपनी गर्दन को सहलाते हुए असिस्टेंट अपनी फूली हुई सांस को सामान्य करने की कोशिश कर रहा था। वहीं मिस्टर कपूर गुस्से से अपने सभी गार्ड्स को देख रहे थे और इस वक्त वह गुस्से में किसी नर के देवता से कम नहीं लग रहे थे। उन्होंने जोर से चिल्लाते हुए कहा, मुझे मेरी बेटी चाहिए। मुझे नहीं पता तुम सब क्या करोगे, लेकिन अगर मुझे मेरी बेटी नहीं मिली तो तुम लोगों के घर वालों को तुम सब की लाशें जरूर मिलेंगी। यह कहकर उन्होंने अपना फोन उठाया और गुस्से में अपने कमरे की ओर बढ़ गए। किरदारों का परिचय अब मैं आप लोगों को इस कहानी के किरदारों से मिलवा देती हूँ। मुझे पता है कि मैंने थोड़ी देर कर दी किरदारों से मिलवाने में, तो माफ कर देना। इनाया कपूर हमारी इस कहानी की मुख्य किरदार यानी नायिका। हाँ, वही जो बार बार बेहोश होकर हमारे हीरो की बाहों में गिर जाती है। शौर्य सिन्हा ठाकुर हमारी इस कहानी के नायक। बंदा एकदम कड़क है, बाकी खूबियां तो कहानी में खुद ही देख लेना। मिस्टर देवराज सिन्हा ठाकुर शौर्य के पिता, एक अच्छे पिता नहीं लेकिन हाँ अच्छे इंसान जरूर हैं। मैं ऐसा क्यों कह रही हूं, ये आपको कहानी में आगे पता चल जाएगा। यथार्थ कपूर इनाया के पिता, इनका गुस्सा देखकर डर मत जाना। जान से प्यारी बेटी आंखों के सामने नहीं है तो ऐसी हालत किसी भी पिता की हो सकती है। बाकी किरदार समय और कहानी के साथ खुद ही सामने आ जाएंगे। वहीं सीढ़ियों के पास खड़ी एक 40 से 45 साल की औरत जो कपड़ों से इस घर की सर्वेंट ही लग रही थी, वह रोते हुए वहां से जाते हुए मिस्टर कपूर को देख रही थी। उनके वहां से जाने के बाद वह भी अपने कमरे में आती है और एक फोटो को अपने सीने से लगाकर रोने लगती है। वह औरत अपने सीने से लगाए हुए फोटो को खुद से थोड़ा दूर कर अपनी आंसुओं से भरी आंखों से देखते हुए रुंधे हुए गले से कहती है, इनाया बेबी, आप कहाँ चला गया अपनी मारिया आंटी को ऐसे छोड़कर। आपको मालूम भी है कि आपकी मारिया आंटी आपको कितना याद करती है, आपकी कितनी परवाह करती है। मारिया आंटी अपने झरझर बहते आंसुओं को जो इनाया की उस फोटो फ्रेम पर गिर रहे थे अपने हाथों से साफ करते हुए, फोटो में मासूमियत से मुस्कुराते हुए हाथ में एक बड़ा सा ठेरी लिए एक सफेद रंग की प्यारी सी ड्रेस पहने खड़ी इनाया से बात कर रही थी। मारिया आंटी इनाया की फोटो साफ करते हुए आगे कहती है, गॉड, पता नहीं हमारा इनाया बेबी कहाँ पर होगा, वह किस हाल में होगा पता नहीं। हमारा इनाया बेबी ने कुछ खाया भी होगा कि नहीं। अपने दोनों हाथ आपस में क्रॉस करते हुए सामने रखी गॉड की मूर्ति के सामने खड़े होकर मारिया आंटी आंखों में आंसू लिए उनसे प्रार्थना करते हुए बोली, प्लीज गॉड, हमारा इनाया बेबी को बचा लेना। वह जहां भी हो उसे जल्दी से घर पर भेज देना। हमारा इनाया बेबी बहुत मासूम है, उसे दुनिया के बारे में इतना पता नहीं है। प्लीज गॉड, सेव द चाइल्ड। ठाकुर महल। वहीं ठाकुर महल के दरवाजे पर अपने डर से कांपते शरीर के साथ खड़ी इनाया ने अपनी आंखें कसकर बंद की हुई थीं। इनाया अपने मन में ऊपर वाले को याद करते हुए बोली, हे भगवान प्लीज, आज मुझे इन लोगों से बचा लो। मैं वादा करती हूँ कभी आपके मंदिर से प्रसाद चुराकर दोबारा नहीं खाऊंगी। पक्का वाला वादा, इस बार बच्चा समझकर बचा लो। इनाया मन ही मन भगवान जी से प्रार्थना करती रह गई और वह शख्स जिसने उसे पीछे से आवाज दी थी अब उसके ठीक सामने आकर खड़ा हो गया। लगता है आज भगवान भी इनाया को बचाने के मूड में नहीं थे। इनाया को आंखें बंद किए और उसके नाजुक गुलाबी होठों को हल्का सा हिलते देख उस शख्स ने अपने दोनों हाथों को बांधते हुए कहा, मन ही मन, अगर बोलना हो गया हो तो क्या आप हमें बताएंगी कि इस वक्त आप यहां क्या कर रही हैं। उस शख्स की आवाज को अपने इतने करीब से सुन इनाया ने झट से अपनी आंखें खोली और सामने खड़े इस बेहद खूबसूरत शख्स को उसको देखकर एक पल के लिए उसका दिल थम सा गया। बिना अपनी पलकों को झपकाए वह बस उसे देखती ही रह गई। इनाया की तरफ से कोई जवाब ना आता देख वह शख्स जो इस वक्त थोड़ा झुका हुआ था और इनाया के हिलते हुए होठों से कुछ आवाज आने की प्रतीक्षा कर रहा था, वह सीधा होकर खड़ा हो गया, जिस कारण अब जाकर इनाया की नजर उसके लंबे चौड़े और काफी मेहनत से तैयार किए गए मजबूत शरीर पर पड़ी। इनाया ने अपने मन में सोचते हुए कहा, आखिर ये इंसान ऐसा भी क्या खाता है जो ये हिमालय पर्वत की तरह लंबा है। मैं तो इसके सामने किसी छोटी बच्ची जैसी लग रही हूं। इनाया सामने खड़े शख्स की शारीरिक बनावट की सोच में इतनी व्यस्त थी कि वह अपने साथ हुई पिछली घटनाओं को जैसे भूल ही गई।
अपनी हैरानी और बेख्याली में उसने धीरे से अपना हाथ ले जाकर उस शख्स के सीने पर रख दिया और तभी उसने अपने होठों को खोलकर कहा, ये इंसान है या पत्थर? और इनाया का इतना कहना था कि एक पत्थर समान मजबूत हाथ ने आकर उसके नाजुक हाथ को जकड़कर उसकी ही कमर के पीछे ले जाते हुए मोड़ दिया और यह होते ही उसकी एक दर्द भरी आह निकल गई। इनाया को जब अपने हाथ में बेहद दर्द महसूस हुआ, तब जाकर उसने उस शख्स के चेहरे पर नजर डाली। गुस्से से लाल दो जोड़ी आंखें इस वक्त उसे ही घूर रही थीं, जिन्हें देखकर वह अंदर तक कांप गई। अपनी अब तक की जिंदगी में जिस लड़की ने कभी किसी की आंखों में अपने लिए जरा सी भी नाराजगी न देखी हो, वह अपने लिए आज किसी की आंखों में जलता हुआ लावा देख रही थी। इनाया ने दर्द भरी आवाज में अपने हाथ को उस पहाड़ जैसे शख्स से छुड़वाने की कोशिश करते हुए कहा, आह, मुझे दर्द हो रहा है, प्लीज मेरा हाथ छोड़ो। इनाया की इस दर्द भरी आवाज को सुन उस शख्स ने छट से उसका हाथ छोड़ दिया। फिर उसने अपने उसी सवाल को दोहराते हुए कहा, क्या कर रही हैं आप यहां? आपको तो इस वक्त ऊपर कमरे में होना चाहिए था। अपने एक हाथ से दूसरे हाथ को सहलाते हुए इनाया ने उस शख्स को ऐसे देखा जैसे वह किसी पागल को देख रही हो। इनाया ने गुस्से में अपनी एक उंगली उस शख्स को दिखाते हुए कहा, पागल हो क्या तुम, या फिर दिमाग कहीं भूल के आए हो? मुझे क्या पता मैं यहां पर क्या कर रही हूं। मुझे तो ये भी नहीं पता कि आखिर मैं यहां पर आई कैसे। और मुझे एक बात बताओ, क्यों होना चाहिए मुझे किसी कमरे में, और वह भी यहां पर, इस जगह का मुझे पता ठिकाना भी नहीं पता है। और आखिर तुम होते कौन हो मुझसे ये सवाल करने वाले? इनाया ने गुस्से में गुर्राती हुई किसी छोटी सी बिल्ली, जिसका दिमाग इस वक्त अपनी जगह से खिसक चुका है, की तरह एक ही सांस में यह सब कह दिया, जिसे सुन उस शख्स ने भी अपनी गुस्से से लाल आंखों से कहा, इस घर का मालिक। यह सुन इनाया ने बेपरवाही से कहा, तो क्या करूं मैं ये जानकर? उस शख्स ने अपनी एक भौं उचकाते हुए इनाया को देखा और फिर उसके कदम धीरे धीरे इनाया की ओर बढ़ने लगे। उस हिमालय पर्वत के समान शख्स को अपनी ओर आते देख इनाया के कदम अपने आप ही धीरे धीरे पीछे की ओर बढ़ने लगे। इस वक्त उसकी आंखों में डर था और उसकी सांसें असामान्य रूप से चल रही थीं, लेकिन उस शख्स ने अपने कदम बढ़ाना बंद नहीं किया और देखते ही देखते इनाया की पीठ जाकर एक दीवार से आ लगी। लेकिन अब भी इस शख्स के बढ़ते हुए कदम थमने का नाम नहीं ले रहे थे, जिसे देख इनाया ने अपने डर से सूखते गले को अपने थूक से तर करने की कोशिश करते हुए कहा, देखो देखो प्लीज, वही रुक जाओ। इनाया ने इतना कहा ही था कि आगे के शब्द उसके मुंह से निकलना जैसे भूल गए, क्योंकि वो शख्स उसके इतने करीब आ चुका था कि अगर अब उसने अपने होंठों को जरा भी हिलाने की कोशिश की तो आगे क्या होगा, यह सोचकर ही उसके गाल शर्म और गुस्से दोनों की वजह से टमाटर की तरह लाल हो चुके थे। इससे पहले कि वह कुछ बोल पाती या उसे खुद से दूर कर पाती, उस शख्स ने अपनी गर्म सांसों को इनाया के चेहरे पर छोड़ते हुए उसके बेहद नजदीक आते हुए कहा। इससे पहले कि वो कुछ बोल पाती या उसको खुद से दूर कर पाती, उस शख्स ने अपनी गर्म सांसों को इनाया के चेहरे पर छोड़ते हुए उसके बेहद नजदीक आते हुए कहा, तुम शायद भूल गई हो कि तुम खुद अपनी मर्जी से मेरे साथ आई थी, और वो भी खुद किडनैप होके। तुम ही ने कहा था कि मुझे किडनैप कर लो, मैंने उसी वक्त तुमसे फिर पूछा था, लेकिन तुम खुद किडनैप होके मेरे साथ हराने की जिद कर रही। तो अब तुम इस तरह से मुझसे सवाल क्यों कर रही हो? उस शख्स के बोलने पर उसके हिलते हुए होठ इनाया के शर्म से लाल गालों को हल्का हल्का छू रहे थे, जिनकी छुअन इनाया को बेचैन कर रही थी। उसने जब उस शख्स की बात पर ध्यान दिया तो अपनी ही बेवकूफी पर उसका मन खुद के ही सर को दीवार पर पीटने का कर रहा था। उसने एक नजर खुद को देखा, जो इस वक्त उस शख्स और दीवार के बीच में ऐसे फंसी थी जैसे क्रीम सादा बिस्किट के बीच फंसी होती है। इनाया ने अपने आप को उस शख्स से दूर करने की कोशिश करते हुए कहा, वो बात ऐसी है कि, मतलब। इनाया बोलते हुए काफी अटक रही थी और फिर उसने एक गहरी सांस ली और एक ही सांस में बोलना शुरू किया, देखिए, आप प्लीज समझने की कोशिश कीजिए, मैं उस वक्त नशे में थी और मुझे सच में होश नहीं था कि मैं क्या बोल रही हूं और क्या कर रही हूं। प्लीज, मुझे नहीं पता कि मैंने उस वक्त आपसे क्या क्या बकवास की थी, लेकिन। इनाया बोलते बोलते रुक गई जब उसने अपनी गर्दन पर उस शख्स की गहरी सांसों को महसूस किया। यह एहसास उसे अंदर तक हिलाने के लिए काफी था। वो शख्स अब भी उसके करीब और करीब आता जा रहा था, जिसकी वजह से इनाया काफी असहज महसूस कर रही थी। उसने गुस्से से अपनी आंखों को बंद किया
और अपनी पूरी ताकत इकट्ठा कर उसने उस शख्स को धक्का देने की कोशिश की। मगर मजाल है कि हमारी नाजुक सी इनाया के धक्के से हमारे पहाड़ सी टस से मस भी हुए हों। लेकिन उसकी इस कोशिश को देख उसके होंठों पर एक शरारती मुस्कान बिखर गई और फिर उसने इनाया के उन नाजुक हाथों को बड़े प्यार से अपने हाथों में लेते हुए कहा, तुम्हें नहीं लगता कि मुझे धक्का देने के लिए तुम कुछ ज्यादा ही अपने इन हाथों को तकलीफ दे रही हो? अगर इसी चक्कर में इन्हें चोट लग गई या ये टूट गए तो तुम्हें नहीं लगता कि तुम अपने टूटे हुए हाथ से काम कैसे चलाओगी? बोलो जरा। इनाया ने इतना सुनाई था कि उसने अपने हाथों को उस शख्स की कैद से छुड़वाने की कोशिश करते हुए कहा, तुम? हाँ मैं जानता हूं कि मैं बहुत हैंडसम हूं, इसलिए मुझे इस तरह देखकर तुम मुझे अपनी तरफ अट्रैक्ट करने की कोशिश मत करो। ये सुन गुस्से से घूरती इनाया का मुंह खुला का खुला रह गया। उसने कुछ बोलने की कोशिश की ही थी कि भी उस शख्स का फोन रिंग करने लगा। फोन को अपनी पॉकेट से निकालते हुए जब उसकी नजर फोन की स्क्रीन पर पड़ी तो उसने इनाया को खुद से एक झटके में ऐसे अलग कर दिया जैसे जैसे लोग अपने कपड़ों पर से धूल को झटक देते हैं। और फिर शौर्य इनाया को छोड़कर ऊपर की ओर तेजी से जाने लगा। यह देख इनाया पहले हैरानी से और फिर चैन की सांस लेते हुए बोली, चल इनाया, अब जल्दी से निकल यहां से, वरना पता नहीं ये बिना दिमाग का पहाड़ कब तेरे सर पर आके फिर से गिर जाए। इनाया वहां से छिपते छिपाते बाहर जाने की कोशिश कर ही रही थी कि उसने देखा कि वही शख्स जल्दी से तैयार होकर वापस नीचे ही आ रहा था। उसने एक हाथ में इस वक्त अपना फोन लिया हुआ था जिसे वो किसी से बेहद गुस्से में बात कर रहा था, तो वहीं उसके दूसरे हाथ में इस वक्त एक पूरी तरह भरी हुई गन थी जिसे वो हवा में लहराते हुए सीढ़ियों से नीचे उतर रहा था। उस लहराती हुई गन को देख इनाया को सुबह का वो पल याद आ गया जब उसने गोलियों की गड़गड़ाहट सुनी थी। और इससे पहले कि वो कुछ और समझ पाती, अपनी शर्ट की बाजू को ऊपर की ओर मोड़ते हुए उस शख्स ने इनाया से कहा, जब तक मैं वापस नहीं आ जाता तुम यहां से कहीं भी नहीं जाओगी और नहीं जाने की कोशिश करोगी, समझी तुम? ये बोलते हुए उस शख्स के हाथ में उसकी लहराती हुई गन का निशाना इनाया ने खुद की ओर ही पाया और वो इसकी इस धमकी से वहीं की वहीं जम चुकी थी। वो शख्स एक नजर इनाया को देखकर घर से बाहर की ओर निकल गया। घर के बाहर काले रंग की एक बेहद लग्जरी कार उसके सामने खड़ी थी जिसका दरवाजा ड्राइवर ने खोला हुआ था। और वहीं अपनी ब्लैक बॉडीगार्ड की यूनिफॉर्म में बेहद गंभीर भाव के साथ खड़ा रुद्रा उस शख्स को अपने करीब आता हुआ देख बड़े ही आदर और सम्मान के साथ झुककर उसको ग्रीट करते हुए बोला, शौर्य सर, हमारे आदमियों को उस मित्तल की लोकेशन मिल चुकी है और हम पूरी तरह से श्योर हैं कि वो इस वक्त वहीं पर है। शौर्य ने रुद्रा की ओर एक नजर देखकर कहा, आज वो किसी भी हाल में बचना नहीं चाहिए, उस कुत्ते की मौत आज मेरे ही हाथों होनी है। ये बोल वह जल्दी से कार के अंदर बैठ जाता है और उसके साथ ही रुद्रा ने भी आसपास खड़े सैकड़ों बॉडीगार्ड्स को बाकी की गाड़ियों में बैठने का इशारा किया। शौर्य की कार के आगे और पीछे काफी साथी काली गाड़ियां चल रही थी जिनमें उसके ही बॉडीगार्ड्स थे। गाड़ी के अंदर बैठे हुए शौर्य ने अपने फोन को अपनी मुट्ठी में कसा हुआ था और वह गुस्से से लाल आंखों से बोला, 10 साल, ये आग मेरे दिल में पिछले 10 सालों से लगी थी जिसको मैं आज तुम्हारे खून से ही शांत करूंगा। ये बोलते हुए उसने अपनी गर्दन पीछे कार की सीट से टिकाकर अपनी आंखें बंद कर ली। वहीं कपूर मैशन में मिस्टर कपूर गुस्से से फोन के दूसरी तरफ मौजूद इंसान पर चिल्लाते हुए बोले, पर वर कुछ भी नहीं सुनना मुझे, तुम्हारे उस अफिसर की हिम्मत कैसे हुई ये बोलने की जो शहर के बाहर एक लड़की की लावारिस बॉडी मिली है वो मेरी बेटी की हो सकती है, वो ऐसा बोलने की हिम्मत भी कैसे कर सकता है? अभी के अभी मुझे उस अफिसर के डिसमिस ऑर्डर की कॉपी चाहिए। गुस्से में उबलते हुए मिस्टर कपूर को शांत करवाते हुए पुलिस कमिश्नर ने कहा, देखिए मिस्टर कपूर, मैं मानता हूं कि उस अफिसर को मौके की नजाकत का ध्यान रखना चाहिए था, लेकिन आप भी तो एक बार शांत दिमाग से सोचिए कि इसमें उसकी कोई गलती नहीं थी। हम हर केस की जांच के दौरान हर एक संभव पहलू को गंभीरता से लेते हैं और किसी भी चूक को नजरअंदाज नहीं कर सकते, इसीलिए हम उसे डिसमिस नहीं कर सकते। आप चिंता मत कीजिए, इनाया बहुत जल्द आपके पास वापस आ जाएगी। ठाकुर पैलेस। इनाया शौर्य के बाहर जाते ही वहां से भागने की कोशिश में लग गई। कुछ देर बाद अपने तेज कदमों के साथ सड़क पर भागती हुई इनाया ने खुद से कहा, अच्छा हुआ इनाया, आखिरी वक्त में तुझे उस पैलेस के पीछे का वो गुप्त दरवाजा मिल गया, वरना
मैं अभी भी उस कम दिमाग पहाड़ सिन्हा की कैद में होती। अच्छा, इनाया सड़क पर भागती हुई अपने मन ही मन शौर्य को कोसते हुए आगे बढ़ रही थी कि अचानक से उसकी टक्कर दूसरी ओर से आती हुई लाल रंग की स्पोर्ट्स कार से हो गई और फिर इनाया सीधे उस कार की टक्कर लगने से नीचे जमीन पर जा गिरी। इनाया ने अपनी फूटी किस्मत को कोसते हुए कुछ कहना चाहा ही था कि उसका सर चकराने लगा और वो फिर से बेहोश ही लगी। कितना बेहोश होती है ये। हड़बड़ाते हुए उस कार के दरवाजे को खोल लिमिटेड एडिशन वाले जूते पहने हुए एक बेहद ही खूबसूरत लड़का बाहर आया, जिसकी आंखों में डर और चेहरे पर गुस्सा था। उसने गुस्से में चिल्लाते हुए कार से बाहर कदम रखते हुए कहा, ओह गॉड, इन लोगों को मेरी ही गाड़ी मिलती है क्या सुसाइड करने के लिए? मतलब हद है, बंदा चैन से अब सड़क पर गाड़ी भी नहीं चला सकता क्या? वो शख्स गुस्से से चिल्लाते हुए इनाया को देखने के लिए उसके पास आ रहा था। उसने बाहर आकर देखा कि एक लड़की मुंह के बल जमीन पर पड़ी है, जिसको देख उसने गुस्से में अपने दांत भींचते हुए कहा, मतलब हद है यार, लोगों की आंखें खराब हो गई हैं क्या? सड़क के बीचों बीच कौन भागता है, वो भी ऐसे अंधों की तरह? वो तो शुक्र है कि यहां पर लोग मौजूद नहीं थे, वरना अगर अभी कोई मुझे इस वक्त देख लेता तो बिना ये जाने कि ये लड़की रॉन्ग साइड से आ रही थी और मेरी इसमें कोई गलती ही नहीं थी, फिर भी सबके सब मेरी एक भी बात सुने बिना खर्चा पानी लेकर मेरे ही ऊपर चढ़ जाते और न्यूज़ में बड़ी बड़ी हेडलाइंस आती। बड़े घर के बिगड़े हुए लड़के ने अपनी चमचमाती हुई महंगी लिमिटेड एडिशन की स्पोर्ट्स कार से उड़ाया एक गरीब राह चलती लड़की को। उस लड़के ने सुनसान सड़क होने पर एक राहत की सांस ली और फिर वो इनाया के करीब आने लगा। उसने इनाया को देखते हुए खुद से ही कहा, अब जो भी हो, लेकिन शिवांश, तू इतना खुदगर्ज नहीं हो सकता। मुझे इस लड़की को हॉस्पिटल लेकर जाना ही होगा। ये बोल शिवांश ने इनाया को धीरे से पलटकर उसको अपनी गोद में उठा लिया और वो उसको लेकर अपनी कार की पैसेंजर सीट की ओर बढ़ गया। पैसेंजर सीट पर इनाया को अच्छे से बैठाने के बाद शिवांश आकर ड्राइविंग करने लगा। उसको जल्द से जल्द इस मुसीबत से बाहर निकलना था। सिटी हॉस्पिटल। हॉस्पिटल के सामने जल्दी से कार को रोककर शिवांश ने हॉस्पिटल स्टाफ से एक स्ट्रेचर लाने के लिए कहा और फिर वो जल्दी से इनाया को अपनी गोद में लिए कार से बाहर आया और उसने स्ट्रेचर पर इनाया को लिटा दिया। इनाया को जल्दी से इमरजेंसी वार्ड में ले जाकर डॉक्टर्स ने उसका इलाज शुरू किया और शिवांश को बाकी की हॉस्पिटल की सारी फॉर्मेलिटी पूरी करने के लिए कहा गया। अपनी घड़ी को बार बार देखते हुए शिवांश ने अपनी गर्दन निराशा से हिलाई और वो रिसेप्शन पर जाकर बिल और फॉर्म भरने लगा। 2 घंटे बाद हॉस्पिटल के वीआईपी वार्ड में आराम से लेटी हुई इनाया की आंख खुली तो उसने धुंधली सी आंखों से अपने आसपास की चीजों को देखकर यह अंदाजा लगाना चाहा कि वो इस वक्त कहां पर है। कुछ देर खुद को और हॉस्पिटल के माहौल को देख इनाया ने दर्द से दुखते हुए अपने सिर को पकड़ते हुए कहा, हॉस्पिटल? अब मैं यहां कैसे आई? लेखिका बताती है। हम बताते हैं इनाया जी, आप यहां कैसे पहुंची? वो क्या है नन, अंधों की तरह बिना देखे आप सड़कों पर भागती रहेंगी तो आप 2 ही जगह पहुंचेंगी, सीधा यमराज जी के पास, दी, और अगर आपकी किस्मत अच्छी हुई तो सीधा हॉस्पिटल। और क्योंकि आपकी किस्मत इतनी बुरी नहीं है और इस दुनिया में अभी भी शिवांश जैसे कुछ अच्छे लोग जिंदा हैं, इसलिए इस वक्त आप हॉस्पिटल में हैं। दरवाजे से आते हुए डॉक्टर ने जब इनाया को होश में देखा तो उसने आकर इनाया का चेकअप करते हुए उससे कहा, अब आप कैसा महसूस कर रही हैं? इनाया ने डॉक्टर के इस सवाल पर अपने मन ही मन उस इंसान को कोसते हुए जिसने उसका एक्सीडेंट किया था, डॉक्टर से कहा, मेरे हाथ और पैरों पर पट्टी बंधी हुई है और सिर फूट गया है। इस हालत में दर्द के अलावा और क्या महसूस करूंगी मैं डॉक्टर? डॉक्टर ने उसके इस जवाब पर हल्का सा मुस्कुराते हुए कहा, आप चिंता मत कीजिए, 1 हफ्ता अच्छे से रेस्ट करने से आप पहले की तरह बिल्कुल ठीक हो जाएंगी और वैसे भी आपको ज्यादा गहरी चोटें नहीं आई हैं, इसलिए ज्यादा टेंशन मत लीजिए। ओके, अब मैं चलता हूं तो प्लीज टेक रेस्ट। ये बोल डॉक्टर वार्ड से बाहर जाने के लिए दरवाजे की ओर बढ़ गए। डॉक्टर उस वार्ड से बाहर जा पाते कि तभी इनाया ने उनसे कहा, डॉक्टर, मुझे यहां कौन लेकर आया था? इनाया के इस सवाल पर डॉक्टर ने मुस्कुराते हुए कहा, जिन्होंने आपको यहां भर्ती करवाया था वो अभी अभी हॉस्पिटल से बाहर गए हैं। ये सुन इनाया का चेहरा लटक गया और जब डॉक्टर ने इनाया का लटका हुआ चेहरा देखा तो उन्होंने उसी मुस्कान के साथ कहा,
जाने से पहले उन्होंने बोला था कि उन्हें एक इम्पोर्टेंट काम है और वो शाम को आपसे मिलने के लिए आएंगे। ये सुन इनाया के लटके हुए चेहरे पर भी एक मुस्कान आ गई और फिर डॉक्टर इनाया को ज्यादा न सोचने और आराम करने का बोल वार्ड से बाहर चले गए। डॉक्टर के जाने के बाद इनाया ने खुद से ही कहा, पता नहीं वो कौन भला इंसान था जिसने मुझे यहाँ हॉस्पिटल में भर्ती किया, वरना आज कल थोड़ी कोई किसी की मदद करता है। और फिर इनाया ने गुस्से से अपनी टूटी फूटी हालत को देखते हुए मन ही मन शिवांश को ही कोसते हुए कहा, और एक वो है जिसने मुझे अपनी कार से उड़ा दिया। मतलब भगवान ने दो दो आंखें दी हुई हैं। ये नहीं कि उनका इस्तेमाल किया जाए, लेकिन नहीं, मन तो कर रहा है कि उस इंसान की आंखें ही फोड़ दूं। जब सड़क पर चलते हुए उसे मैं नजर ही नहीं आई, तो इससे तो अच्छा होगा कि मैं उसको अंधा ही कर दूं। इनाया गुस्से में आड़े टेढ़े मुंह बनाते हुए उसके मन में जो भी आ रहा था उसको बस बोले जा रही थी। वही ठाकुर पैलेस में। धन धनाते हुए एक कार आकर रुकी और जल्दी से उस गाड़ी के दरवाजे को खोल एक लड़का भागता हुआ पैलेस के अंदर चला गया। भाई 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 चिल्लाते हुए वो लड़का पूरे पैलेस में घूम रहा था, लेकिन सामने से उसको कोई जवाब नहीं मिला। उसने अपने सर को पीछे से खुजलाते हुए कहा, हे भगवान, अब ये भाई कहाँ चले गए? कहीं अपने कमरे में तो नहीं? जाके देखना पड़ेगा। ये बोल वो सीढ़ियों से होते हुए ऊपर आया और सामने के कमरे की ओर बढ़ गया। उसने एक झटके में दरवाजे को खोलते हुए कहा, भाई, क्या आप यहाँ हैं? मुझे आपसे कुछ जरूरी बताना था। पूरे कमरे को अपनी आंखों से ही नापते हुए उसने उसे बिल्कुल खाली पाया। मतलब कमरे में इस वक्त कोई नहीं था। ये देख उसने अपनी आंखें बंद की और फिर धीरे से कहा, लगता है मुझे आने में देर हो गई। भाई यहाँ नहीं है। इसका मतलब उन्हें पहले ही वो पता चल गया है जिसकी वजह से मैं इतनी हड़बड़ी में घर आ रहा था। वही शहर से दूर जंगल के एक घने हिस्से में 8 से 10 गाड़ियां तेजी से एक साथ बढ़ती हुई जा रही थी, और उन गाड़ियों में से एक गाड़ी में बैठा शौर्य, जिसकी आंखों में गुस्से और नफरत का लावा नजर आ रहा था, वो इस वक्त नड़के राजा से भी ज्यादा भयानक लग रहा था। शौर्य के आसपास मौजूद लोग भी उसका ये भयानक रूप देख दर्द से कांपने से खुद को रोक नहीं पा रहे थे। आगे बैठे रुद्रा ने हिम्मत करते हुए शौर्य से कहा, शौर्य के आसपास मौजूद लोग भी उसका ये भयानक रूप देख डर से कांपने से खुद को रोक नहीं पा रहे थे। आगे बैठे रुद्रा ने हिम्मत करते हुए शौर्य से कहा, बॉस, उस मित्तल ने जानबूझकर हमारे आदमियों तक अपनी गलत लोकेशन भिजवाई थी ताकि हम उस लोकेशन पर आएं और वह हम पर एक फेक अटैक करवाकर खुद ये देश छोड़कर भाग सके। रुद्रा की बातों को सुन आंखों में धधकते लावा को लिए शौर्य ने रुद्रा को देखते हुए कहा, एलेक्स को इन्फॉर्म करो। वो मित्तल इस देश से बाहर तो क्या, इस शहर से बाहर भी एक कदम न रख पाए। एलेक्स यानी नरक के राजा का सबसे खूंखार राक्षस, जिसके लिए शौर्य ही उसका भगवान था और उसकी कही गई बात पत्थर की लकीर। एक गहरी सांस लेकर रुद्रा ने एलेक्स तक शौर्य का मैसेज पहुंचा दिया। करीब 20 मिनट बाद AKSAN में एलेक्स का एक मैसेज रुद्रा के फोन पर आया, जिसमें एक पुराने गोदाम की लोकेशन थी। उस मैसेज को देख रुद्रा ने शौर्य से कहा, सर, एलेक्स ने हमें लोकेशन भेज दी है। इसका मतलब। अपनी आंखें बंद किए सीट से सिर टिकाए बैठे शौर्य ने जब रुद्रा की बात सुनी तो उसने अपनी आंखें खोलकर रुद्रा की बात पूरी होने से पहले कहा, 10 मिनट। शौर्य की बात सुनकर रुद्रा ने आगे कुछ भी नहीं कहा और ड्राइविंग सीट पर बैठा कार चला रहा। ड्राइवर भी शौर्य के कहने का मतलब समझ गया कि 10 मिनट के अंदर उनकी गाड़ी एलेक्स द्वारा भेजी गई लोकेशन पर होनी चाहिए। और फिर क्या था, ड्राइवर भी अब अपने असली रूप में आ गया और गाड़ी कब गाड़ी से हवाई जहाज बन गई पता ही नहीं चला। रुद्रा ने भी अपने आगे और पीछे चल रही सभी गाड़ियों में ये मैसेज पहुंचा दिया और वे सब भी अब गाड़ी से हवाई जहाज बन सड़कों पर चल नहीं उड़ रही थी। वहीं अस्पताल में दोपहर से शाम हो चुकी थी, लेकिन अब भी इनाया एक टक दरवाजे को ही देखे जा रही थी। दरवाजे से आते डॉक्टर और नर्स की आहट सुनकर उसके दिल में उस शख्स के आने की उम्मीद जग जाती जिसने आज उसकी जान बचाई थी। लेकिन उस शख्स के अलावा किसी और को देखकर उसका खुशी से खिला हुआ चेहरा फिर से मुरझा जाता था, और अब भी यही हुआ। वार्ड के अंदर आती हुई नर्स को देखकर इनाया ने मासूमियत से कहा, सिस्टर। इनाया के बुलाने पर नर्स ने इनाया की तरफ देखते हुए कहा, जी बोलिए। मैं ये पूछना चाहती थी कि क्या कोई मुझसे मिलने आया था? इनाया ने धीमी आवाज में कहा।
नर्स ने इनाया के मासूम से चेहरे को देखकर कहा, मुझे माफ करना लेकिन मुझे नहीं पता। ये सुनकर इनाया ने निराशा से अपना चेहरा नीचे कर लिया और फिर वह अपनी आंखें बंद करके वापस बिस्तर पर लेट गई। इनाया ने अपने मन में कहा, वो इंसान जिसने मेरी जान बचाई थी, पता नहीं मैं अब उस इंसान से मिल भी पाऊंगी या नहीं। उसने इतना सोचा ही था कि वार्ड का दरवाजा फिर एक बार खुला और अंदर आते हुए किसी के कदमों की आवाज इनाया के कानों में पड़ी। लेकिन इस बार उसने अपनी आंखें नहीं खोली। नहीं इनाया, इस बार भी डॉक्टर या नर्स ही होंगे। तू बेकार में उम्मीद लिए बैठी है। वो इंसान जिसने तुझे बचाया वो शायद अब नहीं आने वाला। ये सब अपने मन ही मन बोलते हुए इनाया खुद को तसल्ली देने की कोशिश कर रही थी। वहीं दरवाजे से आते हुए वह शख्स ठीक इनाया के पास रखी कुर्सी को उसकी ओर पास रखते हुए बोला, हेलो मिस, क्या अब आप ठीक हैं? एक बेहद ही प्यारी आवाज सुनकर इनाया ने छत से अपनी आंखें खोली और आंखें खोलते ही जो चेहरा उसकी आंखों के सामने आया वह शिवांश का था। शिवांश के हैंडसम चेहरे को देखकर इनाया उसे बिना पलक झपकाए बस देखती ही रह गई। इनाया ने अपने मेंढक की तरह छलांग मारते हुए दिल को थामने की कोशिश करते हुए खुद से कहा, हे भगवान, ये तो शिवांश है, शिवांश ठाकुर। ओ माय गॉड, मुझे तो विश्वास ही नहीं हो रहा कि इस समय मेरे सामने मेरा ड्रीम बॉय द मोस्ट हैंडसम शिवांश ठाकुर बैठा हुआ है। शिवांश को देखकर इनाया अपनी भावनाओं को कंट्रोल करने की बमुश्किल कोशिश करते हुए खुद से बोली, इनाया कंट्रोल, प्लीज कंट्रोल। माना कि इस वक्त तेरे सामने तेरा क्रश, तेरा ड्रीम बॉय शिवांश ठाकुर बैठा हुआ है, जिसके पीछे तेरी ही तरह न जाने कितनी लड़कियां पागल हैं। लेकिन तू पागल मत बन, अच्छे से बिहेव कर, वरना तेरे क्रश के सामने तेरी इज्जत की धज्जियां उड़ जाएंगी। इनाया को ऐसे आंखें फाड़े हुए खुद को देखता पाकर शिवांश थोड़ा असहज महसूस करने लगा। उसने अपने कपड़ों को थोड़ा ठीक करते हुए अपना गला साफ किया और फिर इनाया से दोबारा सवाल किया, हेलो मिस, क्या आप ठीक हैं? इनाया को कुछ ना बोलता देख शिवांश ने चिढ़ते हुए खुद से ही कहा, ये लड़की बहरी है क्या जो इसको मेरी आवाज सुनाई ही नहीं दे रही? और पता नहीं मेरी शक्ल पर इसको क्या लिखा हुआ दिख गया है। जब से आया हूं बस एक टक उल्लू की तरह आंखें फाड़े मुझे देखे ही जा रही है। शिवांश से अब यह और बर्दाश्त नहीं हो रहा था। उसने इनाया का हाथ पकड़कर हल्के से हिलाते हुए कहा, मिस, क्या आप मेरी बात सुन रही हैं? शिवांश के ऐसे हाथ हिलाने पर इनाया अपने होश में वापस आते हुए बोली, जी जी वो मैं। बोलते हुए इनाया की नजर अपने हाथ पर चली गई जिसे अभी भी शिवांश ने पकड़ा हुआ था, और ये देखकर उसकी खुशी का ठिकाना नहीं रहा। उसके गाल शर्म से टमाटर की तरह लाल हो गए। और मुझे आपका शुक्रिया करना है, आपने एक अनजान लड़की की इतनी मदद की, मुझे यहाँ हॉस्पिटल लाए और एडमिट करवाया, वरना वो कमीना, आंखों का अंधा, एक नंबर का आवारा इंसान तो मुझे भगवान के पास भेजने में कोई कसर नहीं छोड़ता। पता नहीं खुद को क्या समझता होगा जो सड़क पर चलते लोग उसको दिखाई ही नहीं देते। एक बार वो आदमी अगर मेरे सामने आ जाए तो मैं उसकी दोनों आंखें निकाल लूंगी, क्योंकि आंखों का तो वो इस्तेमाल ही कहाँ करता है। अगर करता तो आज मेरी ये हालत नहीं होती। इनाया ने गुस्से से उबलते हुए कहना शुरू किया और यह सिलसिला अगले 2 घंटों तक चला। शिवांश के सामने ही अब तक इनाया शिवांश को 1000 बार से भी ज्यादा बार कोस चुकी थी, और वही चुपचाप हैरानी से इनाया को देखते हुए अपने बारे में इनाया के इतने अच्छे विचारों को सुन शिवांश इस वक्त एक गहरे सदमे में जा चुका था। इनाया ने इतना सब कहने के बाद शिवांश से कहा, आपने मेरी मदद की, उसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। वैसे क्या आपने उस कार और उसके ड्राइवर को देखा था? क्या आप भी उस वक्त उस सड़क पर मौजूद थे जब यह सब हुआ? इनाया के सवाल को सुन शिवांश ने मन ही मन खुद से कहा, शिवांश बेटा सच मत बोल देना, वरना अभी जिन नाजुक होंठों से तेरी तारीफ में फूल झड़ रहे हैं, उन्हीं होंठों से कब तुझे गालियां पड़ने लगे पता भी नहीं चलेगा। शिवांश को ऐसे अपनी ही सोच में कहीं गुम देख इनाया ने अपना हाथ शिवांश के सामने हुए तेज आवाज में कहा, हेलो सर, आप बताइए ना, क्या आपने उस कार या उसके ड्राइवर को देखा था? इनाया के ऐसे तेज आवाज में फिर एक बार पूछने पर थोड़ा घबराते हुए शिवांश ने जवाब दिया, ना, नहीं तो मैंने नहीं देखा कुछ, न किसी कार को और ना ही किसी ड्राइवर को। अच्छा चलो छोड़ो, इनाया ने यह बोल अपना सर झटक दिया। इनाया के ऐसे बोलने पर शिवांश ने राहत की सांस लेते हुए कहा, वैसे आपने अभी तक मुझे अपने बारे में नहीं बताया।
अपने सिर पर चपत मारते हुए एक दर्द से निकलती आह के साथ इनाया बोली, अरे मैं तो भूल ही गई, हाय मेरा नाम इनाया है, इनाया कपूर। इस वक्त इनाया ने अपना हाथ शेक हैंड के लिए शिवांश के सामने किया हुआ था। इनाया से अपना हाथ मिलाते हुए एक प्यारी सी मुस्कुराहट के साथ शिवांश ने कहा, हाय मैं शिवांश हूं। अपना इतना सिंपल इंट्रो देकर शिवांश ने अपना हाथ पीछे करना चाहा, लेकिन इनाया की पकड़ उसके हाथ पर थोड़ी मजबूत थी। इनाया अपने मन ही मन खुद से बोली, मुझे पता है कि आप शिवांश हैं, शिवांश ठाकुर। अरे मैं कैसे आपको नहीं जानती, आप तो हमारे कॉलेज के सबसे फेमस और हैंडसम स्टूडेंट रह चुके हैं, और मुझे तो अपने कॉलेज के पहले दिन से आप पर क्रश था, मेरा मतलब अभी भी है। अपनी आंखों में चमक लिए अभी भी इनाया शिवांश के हाथ को पकड़े उसको किसी पागल फैन गर्ल की तरह देख रही थी। और वही इनाया की इन हरकतों से अब शिवांश को चिढ़-सी होने लगी थी। उसने अपने दूसरे हाथ से अपने हाथ को इनाया से छुड़वाते हुए अपने मन ही मन कहा, ये लड़की पागल है क्या? एक तो ये मेरा हाथ नहीं छोड़ रही और ऊपर से मुझे तब से ऐसे देख रही है जैसे कच्चा ही चबाने का इरादा है इसका मुझे। काफी कोशिशों के बाद आखिरकार शिवांश ने खुद को इनाया से छुड़वा ही लिया, और ये होते ही शिवांश इनाया से 2 फुट दूर होके बैठ गया। अब इन्हें क्या हुआ? इनाया ने शिवांश को दूर बैठते देखकर ये बोला था। वहीं दूसरी ओर एक पुराने से गोदाम के अंदर खून से लथपथ होकर अपनी आखिरी सांसें लेता हुआ एक अधेड़ उम्र का आदमी जमीन पर पड़ा हुआ था। तो वहीं गुस्से की आग में जलता हुआ शौर्य, जिसकी सफेद शर्ट अब खून से सनकर लाल हो चुकी थी, लेकिन अभी भी जैसे उसका दिल ना भरा हो उस आदमी को मारकर, इस तरह से वो उसको देख रहा था। शौर्य चलते हुए उस आदमी के पास आया और फिर उसने अपने जूते से उस आदमी की गर्दन को दबाते हुए कहा, आखिरी मौका दे रहा हूं तुम्हें, सच सच बोलो वो कहां पर है? अपने दर्द से तरपते शरीर और उखड़ती हुई सांसों के बीच जब उस आदमी ने अपनी गर्दन को भी टूटते हुए महसूस किया, तो उसकी आंखों के सामने अंधेरा छाने लगा। और फिर अब आगे क्या होगा ये सोचकर उस आदमी ने कहा, मुझे पता है तुम कितनी बेसब्री से उसको ढूंढ रहे हो, लेकिन जिसे तुम ढूंढ रहे हो वो तुम्हें कभी भी नहीं मिलेगा। ये बोल उसके कई जगहों से कटफट चुके खून रिश्ते होंठों पर एक दर्द भरी मुस्कान आ गई। जैसा कि उस आदमी को शायद अब पता चल चुका था कि अब उसका जिंदा रहना संभव नहीं है, इसलिए अब वो अपनी मौत से डरने के बजाय उसको गले लगाने से खुद को रोक नहीं पाया। और वही उस आदमी को ऐसे मुस्कुराते हुए देख शौर्य का दिमाग खिसक चुका था। उसने गुस्से से कांपते हुए अपने जूते से उस आदमी की गर्दन को इतनी जोर से दबाया कि एक कटक की आवाज के साथ सब शांत हो गया। उस आदमी के मरने के बाद शौर्य गुस्से और नाकामयाबी के कारण पागलों की तरह चीखने चिल्लाने लगा। 10 साल से मैंने इस दिन का इंतजार किया था, लेकिन अपने हाथों की मुट्ठी बनाकर सामने की दीवार पर मारते हुए शौर्य ने यह कहा था। शौर्य की हालत इस वक्त बहुत ज्यादा खराब थी। कुछ वक्त बाद रुद्रा ने शौर्य को शांत होता हुआ देख उसको वापस घर लौटने के लिए मना ही लिया। कार में बैठते ही कुछ कड़वी और भयानक अतीत की यादें उसके दिमाग में घूमने लगीं, जिनकी वजह से वो सांस भी ठीक से नहीं ले पा रहा था। रुद्रा ने जब शौर्य को इस तरह से देखा तो उसने कार के ग्लास को थोड़ा नीचे कर दिया ताकि खुली हवा से शौर्य को कुछ राहत मिल सके। अपने अतीत की यादों को भूलने की कोशिश करते हुए शौर्य के दिमाग में अचानक से इनाया का ख्याल घूमने लगा था, और उसके बारे में मात्र एक ख्याल ने उसके मन से उन बुरी यादों को मिटा दिया। और ये होते ही शौर्य ने अपनी आंखें बंद कर ली। अपनी आंखों को बंद कर जैसे ही उसने इनाया के बारे में फिर से सोचने की कोशिश की तो इनाया का मासूम सा चेहरा उसकी आंखों के सामने था, और इनाया के चेहरे को देखते ही उसकी सारी परेशानी जैसे कहीं गायब ही हो गई हो। गुस्से और नाकामयाबी से तनावपूर्ण चेहरे पर इस वक्त एक सुकून देखा जा सकता था। आगे इस कहानी में क्या होगा जानने के लिए जुड़े रहें हमारे साथ। अगले भाग के लिए कमेंट सेक्शन में अगला भाग जरूर लिखें। हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। वीडियो को लाइक करें और हमारी आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन जरूर दबाएं। आगे इस कहानी में क्या होगा जानने के लिए जुड़े रहें हमारे साथ। अगले भाग के लिए कमेंट सेक्शन में अगला भाग जरूर लिखें। हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। वीडियो को लाइक करें और हमारी आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन जरूर दबाएं। आगे इस कहानी में क्या होगा जानने के लिए जुड़े रहें
हमारे साथ। अगले भाग के लिए कमेंट सेक्शन में अगला भाग जरूर लिखें। हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। वीडियो को लाइक करें और हमारी आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन जरूर दबाएं।